है। 8 से 12 अगस्त के बीच इन क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग है, जहां पर 8 अगस्त से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है और उससे पहले 6 और 7 अगस्त को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, ऐसे आसार है। जयपुर शहर में 8 अगस्त तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 9 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है। 10 अगस्त को मेघगर्जन के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। तो देखिए, कहीं कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर मौसम सामान्य रहने की संभावना है। भेजने के आरोप में डिटेन किया गया। कल दिन भर चला जेआईसी का दौर और अब जयपुर में होगी सीआईसी। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त पूछताछ की है। सुरक्षा एजेंसी जयपुर लेकर आज रवाना हो सकती है। मैनेजर के पास से 2 मोबाइल पाए गए हैं। अब मोबाइल माना जा रहा है कि पूरा राज खोलेंगे। तो पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने का आरोप है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं उसको पकड़ा गया है। संयुक्त कार्रवाई की गई है। मोबाइल जब्त किया गया, 2 मोबाइल। अब माना यही जा रहा है कि मोबाइल के जरिए ही पूरा राज पता चल पाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान को लीक करता है, कौन कौन से लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। सभी सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त पूछताछ की। डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर को डिटेन करने का ये पूरा मामला है। पाकिस्तान को सूचनाएं भेजने के आरोप में डीआरडीओ मैनेजर को डिटेन किया गया है। कल दिन भर जीआईसी का दौर चला। अब जयपुर में सीआईसी होगी और सुरक्षा एजेंसी जयपुर लेकर आज रवाना हो सकती है। तो देखिए, ये वो शख्स है जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देश की सीमाओं पर कहीं ना कहीं इस तरह से जो जवानों की सुरक्षा करते हैं, उनके बारे में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं चौकन्नी हो गई हैं अब। लेकिन फिर भी ये लोग कहीं ना कहीं खतरा बने हुए हैं, जो लगातार पाकिस्तान को सूचनाएं भेजते हैं। और इस शख्स पर भी यही आरोप लगा हुआ है। कल दिन भर जो है पूछताछ चली है और आज फिर पूछताछ होगी। पूछा जाएगा कि कितने समय से ये लोग संपर्क में थे और क्या क्या अभी तक जानकारियां यहां से पाकिस्तान पहुंचाई जा चुकी है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जासूसी का शक। मैनेजर डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। नाम महेंद्र प्रसाद, पद मैनेजर डीआरडीओ गेस्ट हाउस। नियुक्ति साल 2008 से, निवासी अल्मोड़ा उत्तराखंड। आरोप देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान से साझा करने का शक। जैसलमेर के चांदन गांव में सुरक्षा एजेंसियों ने डीआरडीओ के जिस गेस्ट हाउस से जासूसी के आरोपी महेंद्र प्रसाद को डिटेन किया, वो फील्ड फायरिंग रेंज और एयरफोर्स अड्डे के बेहद करीब है। बताया जाता है कि यहां आए दिन सेना और डीआरडीओ के बड़े अफसर आते जाते हैं। ऐसे में मैनेजर की संदिग्ध भूमिका ने देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, महेंद्र नाम के व्यक्ति को डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे पिछले 5 साल से, उनको डिटेन किया गया है। और ये संदेह था कि ये जो गुप्त सूचनाएं हैं वो लीक कर रहे हैं सर। तो इसके लिए अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे तथ्य आएंगे वो आप सबके साथ। उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला महेंद्र प्रसाद साल 2008 से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में तैनात था। सोमवार रात सुरक्षा एजेंसियों ने जब से उसे डिटेन किया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। महेंद्र प्रसाद को जैसलमेर के सम रोड स्थित इंटेरोगेशन सेंटर में रखा गया है, जहां ज्वाइंट इंटेरोगेशन कमेटी के तहत जिले में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उससे पूछताछ करेंगे। फोन के जरिए पाकिस्तान को जानकारी भेजने का आरोप। अफसर और वैज्ञानिकों से जुड़ी जानकारी सीमा पार भेजने का आरोप है। इसके अलावा फायरिंग रेंज जैसी संवेदनशील जगहों की जानकारी लीक करने का भी आरोप है। मोबाइल और चैट से जासूसी के अहम सबूत मिलने की भी बात सामने आई। क्या भेजा, कुछ भेजा था कुछ पाकिस्तान? पाकिस्तान तो कुछ नहीं भेजा। तो किसका फोन आया था आपको? कोई डीआरडीओ से आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? भेजा क्या आपने? वाह, भेजा कुछ नहीं था, एक पर्ची भेजी थी बस। किसकी पर्ची थी, क्या है? स्लिप थी। फोन किसका था, क्या नाम बता रहे थे, कैसे फोन आया था? कितने समय से आपको फोन ऑन कर रहा था वो आदमी जिसने आप पर्ची भेजी?
20 से आए थे 2020। सुरक्षा एजेंसी लंबे समय से आरोपी पर नजर रखे हुए थी, लेकिन जिस तरीके से डीआरडीओ में तैनात एक मैनेजर को जासूसी के शक में गिरफ्तार किया गया, वो बेहद गंभीर मसला है, क्योंकि डीआरडीओ के अंदर से जासूसी के संकेत मिलना कोई मामूली बात नहीं है। अब सवाल ये कि क्या सुरक्षा की ये दीवार अंदर से कमजोर हो चुकी है? क्या ये अकेला शख्स है या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे है? अब देखना ये है कि पूछताछ में कितने और चेहरे बेनकाब होते हैं। अब लगातार जो सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट और सतर्क नजर आ रही है। उसके बाद आज जेआईसी संदिग्ध से पूछताछ की जाएगी। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। बाड़मेर के शिव से बड़ी खबर आपको बताते चले, सोलर कंपनी के खिलाफ धरना खत्म किया गया है। 3 दिन से धरने पर बैठे थे विधायक रविंद्र भाटी। एसडीएम यक्ष चौधरी को के मध्यस्थता में सहमति बन गई है। हरियाणा कोलार में 4 महीने से ये धरना चल रहा है। खेजड़ी के पेड़ों की अवैध कटान से नाराज थे ग्रामीण, और आपने देखा था कि जब खेजड़ी के पेड़ों को जो उसकी अवैध कटाई की जा रही थी, उसको छिपाने के लिए या तो जमीन के नीचे दफन किया जा रहा था या तो उसको जलाया जा रहा था, और इसी को देखने के लिए शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे थे, और वो प्रशासनिक अधिकारी को डांटते हुए भी नजर आ रहे थे। दुर्भाग्य है कि सब एक उड़ा, एक ही पग आगे कौन करे। आम आदमी, किसान आदमी तो बने मरे, और चारे कपड़े अपने ये तो यारो खड़ी न बिना खेत रे बीजे दीठे उसे वो तो सब काले हो गयो उसका अजाई जेत वो घाते हुए जगह पूरी उड़ा निकले ही पड़े। ये तो पेल 2-3 महीना पेल पूरी लंबे समय पेल पूरे नुको एक ही प्लांट से रहना तो मांग पत्र बन तो पड़ो। मैं तो कहो साहब कि थे इया गुडा महीना जितना इया पेड़ कटे पूरे समकक्ष एक पेड़ लगवा दो। हमारी म्याड़ी मांग इतनी जल्दी है, म्याड़ी मानी जी, बाकी किसाना की मांग है वो थे वो तरीके हमारे तो पहले पेड़ रहे लगवा दो, बाकी जो कार्रवाई जो काले जो मां कटाया उमर ये जो करा दो पूरे की कार्रवाई कराओ जे थाम कराई जाए। प्रशासन जो आयो तो उन्होंने कहो अधिकारी ने तो ठीक नहीं हूं म्याल तरीके में करो हमारा तरीको बस है लांबो बस बेसी जे थाम बिना तो बताओ आदमी जो की बैठा आराम कबड्डी रमो बढ़िया, पर इया लोगां ने पक्का कबड्डी नहीं रम सब केरे पकरम बाजे बाजे हमारा आप लोग ये ना थोड़ी छोड़ जा। राजस्थान में फिलहाल बारिश से राहत है। 8 अगस्त के बाद बढ़ सकती हैं गतिविधियां। पूर्वी राजस्थान में कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर संभागों में अगले 3 दिन तक कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 8 से 12 अगस्त के बीच इन क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर संभाग है, जहां पर 8 अगस्त से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, और उससे पहले 6 और 7 अगस्त को मौसम शुष्क रहने की संभावना है, ऐसे आसार है। जयपुर शहर में 8 अगस्त तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 9 अगस्त को हल्की बारिश हो सकती है। 10 अगस्त को मेघगर्जन के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है। तो देखिए कहीं कहीं पर हल्की बारिश और कहीं पर मौसम सामान्य रहने की संभावना है। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ जवाब आपको बता दें, संजय शुक्ला से जवाब मांगा गया है पार्टी के द्वारा। स्वायत्त शासन विभाग ने आज ही किया था, माफ कीजिए कल ही निलंबित किया था। कल एसीबी ने 30,000 की घूस में बनाया था उसे आरोपी, और सभापति के लिए घूस लेते बाबू और दलाल ट्रैप हुआ था। कार्रवाई के बाद से ही सभापति संजय शुक्ला फरार है। फिलहाल बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। पार्टी ने 3 दिन में संजय शुक्ला से जवाब भी मांगा है। आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब एसीबी ने 30,000 रिश्वत के साथ ट्रैप किया था, लेकिन संजय शुक्ला अभी भी फरार है। लेकिन पार्टी ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है और 3 दिन का समय दिया है संजय शुक्ला को कि वो जवाब दें। एक बार फिर एनसीईआरटी की किताब पर किचकिच शुरू हो गई है। 8वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक नक्शे को लेकर आक्रोश है, और आक्रोश के बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या है ऐसी वजह, देखिए इस रिपोर्ट में।
एनसीईआरटी किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा बताया। आम और खास को गुस्सा आया। इतिहासकारों ने दावे को किया दरकिनार। आक्रमण और प्रभुत्व की बात पूरी तरह निराधार। किताब पर किचकिच। एनसीईआरटी की नई किताब पर खासा उबाल है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने पर आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में चैतन्य राज सिंह ने लिखा कि कक्षा 8 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान विषय पाठ्य पुस्तक यूनिट 3 पृष्ठ संख्या 71 में दर्शाए गए मानचित्र में जैसलमेर को तत्कालीन मराठा साम्राज्य का भाग दर्शाया गया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर रूप से आपत्तिजनक है। मराठाओं का खुद का बड़ा गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने बड़ी लड़ाइयां लड़ी, उनके बड़े प्रतापी राजा हुए, परंतु जैसलमेर से उनका कभी कोई लड़ाई का कि जैसलमेर के अंदर कभी उनके आगमन का, उनके किसी भी प्रकार के यहाँ पे राज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि समय के साथ नए तथ्यों की जानकारी मिलती है और उन नए तथ्यों के आधार पर नए सिरे से इतिहास लिखा जाता है। नए सिरे से इतिहास लिखने का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम इतिहास में कुछ बदलाव करें और तथ्यों में कोई चेंज कर इतिहास लेखन की प्रक्रिया को ही बदल दें। एनसीईआरटी की पुस्तकों में जिस तरीके से बदलाव किए गए हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियां छोड़ दी गई हैं। मराठा साम्राज्य को कोल्हापुरा से उत्तर में पेशावर और कटक तक दर्शाया गया है। जैसलमेर को भी मराठा साम्राज्य में दिखाया गया है। इसी पर आपत्ति है। दावा है कि जैसलमेर मराठा साम्राज्य का हिस्सा ही नहीं रहा। जैसलमेर में दर्ज इतिहास के मुताबिक मुगल भी जैसलमेर को नहीं जीत पाए थे। जैसलमेर की स्थापना भारतीय इतिहास के मध्यकाल के प्रारंभ में साल 1178 के लगभग यदुवंशी भाटी के वंशज रावल जैसल ने की थी। रावल जैसल के वंशजों ने यहाँ भारत के गणतंत्र में परिवर्तन होने तक बिना वंशक्रम को भंग किए हुए 770 साल तक सतत शासन किया। आजादी के बाद जरूर परिस्थितियां बदली, परंतु उससे पहले पूर्ण रूप से स्वाधीन रहा और बड़े बड़े आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी, परंतु आक्रांता सभी आए तो अफगान, तुर्क, पठान ये सब आए। हुमायूं से भी हुई, खिलजी से भी हुई, गौरी से भी हुई। तो हम लोगों ने ये बड़ी लड़ाइयां लड़ी और उत्तर भड़कीवाड़ भाटी का जो टाइटल मिला वो इसी वजह से मिला क्योंकि यहाँ की जनता, 36 कौम, महिलाओं ने भी बड़े बलिदान करे। मैं सोचता हूँ जैसलमेर में किस प्रकार से एनसीईआरटी के सिलेबस में ये आया है और किन तथ्यों के आधार पर लिया है, किन लोगों की, किन राइटर्स के आधार पर लिया है, क्या आधार इसके पीछे रहा है। माननीय मंत्री महोदय से हम सब लोग इस विषय में मिलेंगे क्योंकि वहाँ न तो मुगलों का न अंग्रेजों का किसी का कोई शासन नहीं रहा। ये दूसरी बार है जब एनसीईआरटी की किताब पर बवाल हो रहा है। हाल ही में 8वीं की सोशल साइंस की नई किताब में मुगल काल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े शासकों के बारे में तीखी शब्दावली पर इतिहासकारों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच मतभेद हुआ था। किताब में बाबर को क्रूर विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला शासक बताया था। पहले की तुलना में किताब की भाषा तीखी और आलोचनात्मक मानी जा रही है, इसीलिए काफी लोगों ने इसे एक तरफा बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत कर लेते हैं इस बुलेटिन की। जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा आज बैठकों में व्यस्त रहने वाले हैं। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 प्रस्तावित नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर ये समीक्षा बैठक होगी। दोपहर 3 बजे विभिन्न बैठकों में मुख्यमंत्री द्वारा 31 जुलाई तक पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक ली जाएगी।
तो आज नए आपराधिक कानूनों को लेकर सीधी समीक्षा बैठक रहने वाली है। मुख्यमंत्री आवास पर 12 बजे ये बैठक होगी। 3 बजे निर्देशित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी। तो 3 बजे निर्देशित कार्यों की समीक्षा बैठक प्रगति ये की जाएगी। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा आज बैठकों में व्यस्त रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो भी काम के निर्देश दिए गए हैं वो काम कहां तक पहुंचे उसकी रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री के द्वारा ली जाएगी। आपने देखा था इसके पहले वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में गए थे, जहां पर हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया था और निर्देश भी दिए थे। कहा गया था कि रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके बाद उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। जो भी बर्बादी हुई है उसके लिए भी सरकार मुआवजा देगी ताकि वो पटरी पे आ सके। तो जो भी और नए आपराधिक कानून को लेकर भी आज समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर 12 बजे बताया जा रहा है ये बैठक होनी है और नए आपराधिक कानून को क्रियान्वयन को लेकर भी बैठक होगी कि जो नए आपराधिक कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। तो आज बैठकों का दौर है। समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लिए जाएंगे। और जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आ रही है, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 की सुनवाई जारी है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रिजाइंडर की प्रक्रिया जारी है। सभी पक्षों को अपनी ओर से रिजाइंडर पेश करने का वक्त दिया गया है। आज सरकार की ओर से रिजाइंडर देंगे प्रदेश के एडवोकेट जनरल कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई अभी जारी है। तो जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में लगातार सुनवाई जारी है। सभी पक्षों को रिजाइंडर पेश करने का समय दिया गया था। आज सरकार की ओर से रिजाइंडर एडवोकेट जनरल देंगे। तो सभी पक्षों को दरअसल रिजाइंडर का आदेश दिया गया था और सरकार की तरफ से जो सरकार के वकील हैं वो आज हाईकोर्ट में रिजाइंडर पेश करेंगे। उसके पहले कैलाश चंद और जो अन्य याचिकाकर्ता थे, अन्य याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। लगातार एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आप देख रहे हैं कि सुनवाई हो रही है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि अब हाई कोर्ट का फैसला कब आता है और भरसक उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब सभी मत अपना रिजाइंडर पेश कर देंगे कोर्ट में, क्योंकि आज सरकार की तरफ से रिजाइंडर कोर्ट में पेश करना है, फिर सभी पक्ष अपना रिजाइंडर कोर्ट में पेश कर देंगे, तब संभवतः हाई कोर्ट एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोई फैसला ले ले। राजस्थान रोडवेज से जुड़ी एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। रोडवेज बसों का किराया बढ़ाया गया है। आज से ही किराए में बढ़ोतरी की गई है। सामान्य बसों के किराए में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि सेमी डिलक्स बसों में 12 पैसे, डिलक्स नॉन एसी में 15 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए हैं और एसी बसों में 20 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई है। बसों में किराया 95 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री बढ़ा है। एक्सप्रेस बसों में किराया 1 रुपये प्रति किलोमीटर प्रति यात्री है। वहीं सेमी डिलक्स बसों में किराया 1 रुपये 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। नॉन एसी डीलक्स बसों में किराया 1 रुपये 25 पैसे प्रति किलोमीटर यात्री बढ़ाया गया। तो वहीं एसी बसों में किराया 1 रुपये 80 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। एसी सुपर लग्जरी बसों में किराया 2 रुपये 10 पैसे प्रति किलोमीटर। तो रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने ये आदेश जारी किया है और अब पूरे आपको बता दें कि राजस्थान रोडवेज बस में भी इसको लेकर जो भी किराए बढ़ाए गए हैं वो लागू किए जाएंगे। तो आज से बढ़ा हुआ किराया जो है वो देना पड़ेगा आपको। थोड़ा महंगा आपका सफर जरूर होने जा रहा है। आपको बता दें सेमी डिलक्स बसों में 12 पैसे किराया बढ़ाया गया है। डीलक्स बस नॉन एसी बस जो है उसमें 15 पैसे बढ़ाया गया है और रोडवेज बसों का किराया जो बढ़ाया गया उसका वो पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो आदेश जारी किया गया है।